2024। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी लास्ट 2 क्लासेस में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है, क्वांटाइल्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वांटाइल, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, है ना, फिर मीडियन, इवन काइंड ऑफ क्वांटाइल। तो ये सब डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड अगर किसी को डाउट हो आप में से, आप पूछ सकते हैं आप लोग, क्वांटाइल या क्वार्टाइल या मीडियन, है ना। इससे लास्ट 2 क्लास में ये डिस्कस किया है। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज ये डिस्कस करेंगे, कल ये डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एक पैराग्राफ हमने अभी 1 महीने में सिर्फ ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट किया है। तो चलो, तो देखो स्टार्ट हो सकता है आज, अगर आज भी हो सकता है थ्योरी खत्म हो जाए इसका, कुछ खास है नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ, होगा तो इसको थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं, कल फिर प्रॉब्लम क्लास रख लेंगे, तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इसकी थ्योरीज तो ज़्यादा है नहीं। तो ठीक है ना। तो इसका अप्रोच ये है एक्चुअली कि मान लीजिए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, या मैं ऐसा बोलूं कि लाइक लेट एफ एक्स एक्स बी सी डी एफ ऑफ एक्स, देन या एंड y कोई है फंक्शन जी एक्स का, है ना। y इज अ फंक्शन जी एक्स, जी कोई भी फंक्शन हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, कुछ भी। सो y जी कैन बी एनी फंक्शन। सो y अगर जी एक्स है तो आपसे पूछा जाएगा देन व्हाट इज सी डी एफ ऑफ y। तो ये क्वेश्चन है, मतलब सी डी एफ ऑफ y का मतलब एफ वाई ऑफ y बोल सकते हो, या है ना, यहाँ जी एक्स इन टर्म्स ऑफ y। तो ऐसा समझ सकते हो आप कि व्हाट इज द सी डी एफ ऑफ जी एक्स, व्हाट इज सी डी एफ ऑफ y। तो ये पूछ सकता है। तो सी डी एफ टू की कॉमन वर्ड है ना। सी डी एफ को सेपरेट नहीं करना पड़ता है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस या मिक्स्ड के लिए, क्योंकि जब हम पी एम एफ बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। जब हम लोग पी डी एफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। और मिक्स तो ऐसे लोग डिस्कस करते हैं सेपरेटली। तो ऐसा है, सी डी एफ बोलते हैं कॉमन टर्म है सी डी एफ तीनों के लिए, और डेफिनेशन भी कॉमन है तीनों के लिए। सो ये हमारे पास इसका ये पर्पस है। सो अगर सिमिलरली अगर मान लो if f is discrete random variable with pmf, मान लो ऐसा है px, एंड वही सिमिलरली मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू कोई gx है। अब यहां से आपसे पूछ लेगा देन व्हाट इज द pmf ऑफ y। तो आपसे पूछ लेगा pmf ऑफ y क्या होगा, मान लो py। सो ये इसको इस टॉपिक का पर्पस है कि कोई फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है तो उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सो लाइक अगर ऐसा हुआ कि इफ x is a continuous random variable with pdf fx of x and y is equal to gx है, तो अब डिपेंड करता है y डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और y इज इक्वल टू gx है, इन दैट केस y में बी कॉन्टिन्यूअस और y में बी डिस्क्रीट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में आपको pdf ऑफ y निकालना पड़ेगा, और इस वाले केस में आपको pmf ऑफ y निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रहा होगा इस टॉपिक का पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस जैसे मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है इसमें। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर x है ना, तो x डिस्क्रीट है, और मान लो y बराबर gx है, तो pmf y का क्या है। और अगर pmf निकाल लिया तो pmf से हम लोग cdf भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ वी हैव pmf देन हम लोग cdf ऑफ y इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर यहाँ भी अगर मुझे पता है pdf है तो यहाँ से cdf आ जाएगा, pdf से आपका cdf आ जाएगा, यहाँ भी cdf आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये चीज़ मेरे पास है। सो अप्रोच क्या है, मैं एक और अप्रोच बता देता हूँ ना। सो लेट, सो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसकी बात करते हैं। तो x अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो लेट तो x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड y इज इक्वल टू gx है, तो आपको बताना है कि y का pmf क्या होगा, है ना, ये चीज है। तो सिंपली पर्पस ये है कि आपको देखना है कि लाइक मतलब इसका जो तरीका है कि अगर x कोई रैंडम वेरिएबल जिसका pmf गिवन है तो कुछ सपोर्ट होगा इसका। सो आप देख लो इसका सपोर्ट क्या है, डिपेंड करता है, सपोर्ट फाइनाइट भी हो सकता है ना, काउंटेबल भी हो सकता है, डिस्क्रीट है तो जो भी है ये सपोर्ट आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि y का सपोर्ट क्या है ना। तो y का सपोर्ट आ सकता है gx1 gx2 इस तरीके से एंड सो ऑन, या इसी को बोल दो कि y का सपोर्ट समहाउ y1 y2 y3 इस तरीके से आ गया। अब आपसे पूछेगा कि सो अब करना क्या है, तो मुझे x का pmf गिवन होगा, है ना, मुझे x का pmf यहाँ गिवन होगा। सो तो x का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ना, आपको गिवन होगा, x का pmf गिवन होगा एंड y gx। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द, सिंपली आपको क्या करना है, सो यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू yi, मान लो ये सिंपली। तो ये समहाउ सिंपलीफाई होके यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना, y को आप रख देंगे gx, कुछ ऐसा आ जाएगा gx इज इक्वल टू yi एंड देन इसके बाद आपको सॉल्व करना होगा कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है। मान लो x बिलोंग्स टू सेट e आ गया या कोई y आ गया, देन ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी। तो ये एक अप्रोच है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ट्रांसफॉर्मेशन का। एक बार आप चेक कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। x डिस्क्रीट है जिसका pmf गिवन होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, gx है। सो x का सपोर्ट पता होगा हमें, हमें y का सपोर्ट लिखना है। y का सपोर्ट अगर आप लिख देंगे तो ये y का सपोर्ट है, और इसके बाद y इज इक्वल टू वाई आई है, तो y gx है, gx बराबर y है यहाँ से। अब ये सॉल्व कर जरूरी नहीं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, हो सकता है मोर देन वन सॉल्यूशन भी हो, मतलब हो सकता है x की 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज एक साथ आए। देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि x बिलोंग्स टू, ये e सेट लिखा है मैंने, कोई एक सेट मिलेगा e जिसमें x की पॉसिबल वैल्यूज आएगी एंड देन आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एग्जांपल देता हूं मैं एक, है ना, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हाँ मतलब नहीं gx आई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये y सिंपली gx है, तो y बराबर जो होगा ना वो gx एक्चुअली, y जो है हमारे पास वो gx है, ठीक है ना। तो इस y को हमने रिप्लेस किया gx से और gx को सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू e। सो gx i यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x एक रैंडम वेरिएबल है, x की पॉसिबल वैल्यूज हमने xi लिखे हैं, y की पॉसिबल वैल्यूज yi है। तो यहाँ जब हम मास निकालते हैं तो y के डिफरेंट वैल्यूज पे निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो लेफ्ट साइड में वो रैंडम वेरिएबल एक ही है, y है, कैपिटल y। और ये जो स्मॉल y है वो फिक्स रियल नंबर है जो कि सपोर्ट है y का। चलिए तो मैं अगर एग्जांपल लिखूं, सो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ pmf, मान लो कुछ ऐसा लिख देता हूँ, मान लो 1/2 जब x -1 है, फिर 1/4 जब x 1 है, 1/4 जब x की वैल्यू 2 है, और कितना बच गया, 1/4 बच गया ना। तो 1/8 है जब x -2 है, और 1/8 है जब x 0 है। तो इस तरह से मैंने ऐसा pmf बना दिया आपके लिए, एंड 0 अदरवाइज, तो कुछ नहीं है तो इसको आगे लिखोगे तो 0 अदरवाइज। तो ये pmf टोटल 1 हो गया, देख लो। तो ज्यादा हो गया आई थिंक, मुझे लग रहा है ना। ठीक है ना, 1/8 4 बार है तो 4/8 1/2, अब सही है। सम 1 होना चाहिए ना, ऐसा लिखेंगे सम 1 होने चाहिए। 1/2 1/8 1/8 सब पे 1/8 कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा जाएगा, एंड साथ में y मान लो आपको दे दिया है 4x² - 1, तो आपको पूछेगा फाइंड द pmf ऑफ y। सो y का pmf मान लो 4 ऑप्शन रहेगा, सो व्हाट इज pmf ऑफ y, ट्राई करके देखो, ठीक है ना। ये 4x² - 1 है,
सो y का पीएमएफ निकालिए। तो y बराबर 4x² माइनस 1, ये करना है आपको। जी जी जी, सब 1/8 है यहाँ पे। हम्म 1/8 if y equal to -1, 1/4 if y equal to 50, or 5/8 if y equal to 3. क्या क्या वैल्यू है y की? 5 -1, 3 और 50. इसका -1 तो 1/8 और 3 का 5/8. ठीक है, बाकी लोग देख लीजिए। ठीक है ना, तो बाकी ठीक है ना, सबका समझ आ रहा है? देखो जी, तो आसान है, चलो कर लिया हो। तो इसका सिंपल अप्रोच क्या था? इसका सिंपल अप्रोच ये है कि x का सपोर्ट क्या क्या है यहाँ पे, 0, -1, +1, 2, -2, ये है ना सपोर्ट। सपोर्ट मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x या वैल्यूज ऑफ x एट विच पीएमएफ और पीडीएफ इज पॉजिटिव, ये डेफिनेशन है सपोर्ट का। सो यहाँ सपोर्ट देखना आपको, x का सपोर्ट क्या है, तो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पीएमएफ और पीडीएफ इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, -1, +1, 2, -2 है। y आपको दे रखा है यहाँ पे 4x² -1, तो 1/1 x की वैल्यू रिप्लेस करो आप यहाँ पे। तो 0 रखोगे तो उसमें -1 आएगी, +-1 दोनों रखोगे तो वैल्यू आपकी यही आएगी, 3 आएगी, और 2 - 2 रखोगे तो 15 आ जाएगी। तो ये सपोर्ट हुआ एक्चुअली। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, सो ईच पॉइंट पे आपको मास निकालने हैं। अब नाउ यू हैव टू फाइंड, सो डिस्क्रीट में सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि ईच पॉइंट पे आप मास निकाल दो। y बराबर -1,
एंड y बराबर -1 का मतलब हो गया कि तो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको पुट करो, सॉल्व करके देख लो। सो y की वैल्यू ये रख दोगे 4x स्क्वायर माइनस वन, वही चीज है एक्चुअली, 4x स्क्वायर माइनस वन बराबर -1। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जस्ट x इज इक्वल टू 0 आया, और एक जीरो जो प्रोबेबिलिटी है वही रख देंगे आप। जो जीरो पे आपकी प्रोबेबिलिटी थी 1/8 वो आ जाएगी। और जैसे अब y इज इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3, तो सिमिलरली y की वैल्यू अगर आप ये पुट करोगे 4x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 3, इसको तो आपने देखा है कि हमने कैसे कैलकुलेट किया y, सो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू यहाँ आएगी +-1, ठीक है। तो यहाँ +1 एंड -1 दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 पे -1 पे प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो। सो 1 -1 की प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, तो ये -1 और 1 इन दोनों को ऐड कर लो आप। सो 1/8 + 1/2, सो 1/8 + 1/2 कितना हो जाएगा, तो ये सिंपल है ना, 4/8 + 1/8 5/8, तो ये जैसे 5/8 आ गया। इन द सिमिलर वे, सो इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, हमारे पास 15 बचा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, फिर 2 - 2 वाला ऐड कर दो, सो 2 और -2 वाला ऐड करोगे 2/8 मतलब 1/4 है ना, सो ये 2/8 हो जाएगा मतलब 1/4 हो गया, सो निकल गया, बाकी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सही है। तो बेस डिस्क्रीट वाला आसान है ना, डिस्क्रीट में इजी है। किसी को डाउट है इसमें देख लीजिए, तो डाउट है तो बताइए। आगे देखो, अगर मैं बात करूं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट PMF of x be मान लो x क्या हो सकता है, 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से पूरा नेचुरल नंबर है, और आपको दे दिया मान लो ऐसा कि लेट y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये पता होगा आपको क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देन द PMF ऑफ y इज क्या आएगा, बताइए। नहीं, आंसर बताइए। Sir, half if y equal to 0, half if y equal to 1. ओके, बाकी लोग तो ये कहना चाह रही है हाफ इफ y इज 0 एंड हाफ इफ y इज 1। अच्छा, बाकी लोग सोचिए। Y is equal to 0 to 1. ओके, ये ऑप्शन ए हो गया, ये वैसे ही ऑप्शन बी हो गया,
कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 1, ठीक है, तो 1 हो गया तो बाकी भी तो आएगा ही ना, तो डीजेनरेट हो गया ना, तो ऐसे समझ लीजिए कि y बराबर y, so 1 when y is 0 and 0 otherwise. देखो ट्राई करने की अच्छी बात है, जिन लोगों ने ट्राई किया ना, ट्राई करके गलत करना बेटर है देन ना ट्राई करने से। जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो ना, दे आर बेटर देन दोज हु आर नॉट ट्राइंग। बाकी लोगों का यही आ रहा है, क्या लगा रहा है कुछ? हाँ ना बोलो भाई, दो लोगों का ही आंसर आया, तीसरा पर्सन कोई जिनका आंसर इनमें से क्या आ रहा है, ए बी में से? मान लो थर्ड सी ऑप्शन लिख दूं मैं कि, इधर लिख देता हूँ, सी ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वन बाई टू की पावर y बाई 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मतलब ऑप्शन बना रहा हूँ। और फोर्थ ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, दिस इज 1 व्हेन y इज 1 0 अदरवाइज, है ना, तो ऐसा बना सकते हैं कुछ एग्जाम में ऑप्शंस। तो सिंपल है ना, इसमें सिंपली क्या है, x का सपोर्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आप यहाँ से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो आप जानते होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th क्लास से टॉपिक है। सो इसमें इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू सेम ही रहती है ना, इंटीजर पे सेम ही रहती है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 जो भी है चलता रहेगा सेम ही। अगर आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे जो कि x माइनस दिस है, तो किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो x माइनस, ये तो x माइनस एक्स ही है ना, क्योंकि ये तो x के ही इक्वल है, जो x की वैल्यू होगी सेम ही आएगी क्योंकि ये इंटीजर है, तो ये जीरो आ जाएगी। सो मतलब y की वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी चाहे आप x कुछ भी ले लो। सो y विल टेक जीरो फॉर ऑल x, सही है ना। सो वट एवर एक्स यू टेक y विल हैव ओनली, तो मतलब y के सपोर्ट में सिर्फ एक ही नंबर है, जीरो। तो एक ही पॉइंट पे मास निकालना है। सो अगर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज जीरो। सो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज जीरो, सो जो भी यहाँ पे नंबर x की वैल्यू, सबके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ही आएगी, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट सिंपली होता है x माइनस ग्रेड फंक्शन। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो बस पूरी वैल्यू आ गई। अब अगर इसमें सम निकालेंगे तो वन ही आ जाएगी ना, क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस आ गया, ये पूरा सैंपल स्पेस आ गया। तो ये पूरा सैंपल स्पेस ही आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है ना, तो दिस इज ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी गलत है। सो सपोर्ट में सिर्फ जीरो आएगा। मतलब बेसिक क्वेश्चन आसान था, बस आपको थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक और ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट x be a random variable with PMF, probability x is equal to 1 by 2n plus 1 for x जो होगा माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 डॉट 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 0 डॉट डॉट डॉट, ये n तक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x की सपोर्ट जो है माइनस n से प्लस n तक के
बीच के सारे इंटीजर्स हैं। और आपको पूछ रहा है y जो है यहाँ पे मॉड x है, देन pmf ऑफ y क्या होगा? है ना, आसान क्वेश्चन है ये भी। बताइए सोच के। जी, ये जीरो अदरवाइज जैसे लिखते हैं हर बार, यहाँ लिख सकते हैं जीरो अदरवाइज। कुछ नहीं लिखा तो मतलब वही रहता है। y equal to 0 if 1 by 2 1 by 2 a plus 1 if y equal to 0 ठीक है। और my y to a plus 1 जब y equal to 1 to 30 ठीक है जी, देख लीजिए बाकी लोग। हो गया। नेक्स्ट, किसी को डाउट है ना? ये आ जाएगा, आसान है, मतलब कुछ खास नहीं है। सो यहाँ पे सिंपली x का सपोर्ट ये था, माइनस n से प्लस n तक मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x का 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस n, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं यही तो हैं। जब आप मॉड x का सपोर्ट ढूंढेंगे तो 0 1 2 अप टू n, तो y बराबर जो आपका मॉड x है यही आएगा, 0 1 2 अप टू n। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, जब y बराबर 0 निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पे मॉड x बराबर 0, तो सिर्फ x बराबर 0 आएगा। तो इस पे तो वही रहेगा जो वहाँ पे था, 2n प्लस 1। लेकिन जब कोई पॉजिटिव नंबर, कोई भी y आप पॉजिटिव ढूंढेंगे, मान लो 1 पे, तो 1 पे प्लस माइनस 1 मैं 1 पे ईच कर देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा मॉड x इज इक्वल टू 1, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 1 है, सो 2 अपॉन 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो एंड सो ऑन 2 3 4 5 सब पे ऐसे ही निकल आएगा। तो ये करेक्ट है, ठीक है। सो ये आपका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा, थर्ड या फोर्थ? तो थर्ड। सो यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन होगा ये। सो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ऐसा है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ pmf, probability x is equal to x is n choose x p की पावर x और 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स। इसको आप लोग पहचान रहे होंगे, बाइनोमियल का पीएमएफ है। तो x की वैल्यू 0 1 2 अप टू n हो जाएगी। एंड अब y आपको गिवन है, y in given as n माइनस एक्स, देन pmf of y is, सो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y क्या आएगी।
ओके जी, बाकी लोग चेक कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा जी, है ना, ये थ्योरम भी है ऐसे तो जिन लोगों को याद होगा। सो जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे आप चेक प्रूव करोगे, मतलब आसान है। तो ये जस्ट एक थ्योरम ही है, तो मैं थ्योरम का जैसे आपसे प्रूफ पूछ रहा हूँ। ठीक है ना। डरना यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो ये एक रिजल्ट भी है, बाद में हम लोग देखेंगे। तो प्रूफ में क्या ही लिखना है, इसमें सिंपल है। प्रूफ अगर लिखोगे तो सिंपल, जो x की पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2 अप टू n है, तो y चूंकि n माइनस एक्स था, तो जब x को 0 रखोगे तो n हो जाएगा n माइनस 1 और अप टू 0 तक आ जाएगी। तो सपोर्ट हालांकि सेम ही है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है ना, आप देख सकते हो। या डायरेक्ट प्रूफ भी आप कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूं प्रूफ करना कि y इज इक्वल टू वाई, सो y को रख दूं n माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आ जाएगा x इधर भेज देंगे n माइनस वाई। अब ये वाला यूज करो जो गिवन था उसको यूज करोगे तो डायरेक्ट जनरल प्रूफ है एक्चुअली। सो इसको ये वाला यूज करोगे तो आ जाएगा n चूज n माइनस वाई, और p की पावर n माइनस वाई, q की पावर मतलब 1 माइनस p की पावर, ये करते ना आप n माइनस वाई, यही होता है। एंड फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको इक्वल टू, यू नो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो ये एन सी एन माइनस आर है, सो ये हो जाएगा एन सी आर एन सी वाई, और ये ठीक लिख दो इसको। सो पी की पावर एन माइनस वाई 1 माइनस पी की पावर वाई, सिंपल। और वाई की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 अप टू एन हो जाएगी। तो ये एक जनरल प्रूफ हो गया, वैसे पॉइंट वाइज भी आप निकाल सकते हैं, तब भी वही होगा। तो ये सब सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ठीक है ना। और मैं बस ये एज ए थ्योरम बता देता हूँ आपको, आगे मैं लिखूंगा हालांकि। सो x अगर बाइनोमियल n कॉमा p है, सो इफ एंड ओनली n माइनस एक्स इज बाइनोमियल n कॉमा 1 माइनस p। सो ये थ्योरम होता है जिसका हमने अभी प्रूफ लिखे हैं। सो ये आगे यूज करेंगे, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको यूज करोगे बेटर रहेगा। सो ये थ्योरम है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np है, तो n माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा 1 माइनस p होगा। ओके, तो डिस्क्रीट का हो गया। डिस्क्रीट में ऐसा होगा जैसे आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली, कुछ खास नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं, है ना। सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसमें सिंपल है कि अगर x कॉन्टिन्यूअस है, लेट x बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ दिस, ठीक है। तो x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम का पीडीएफ आपको दे रखा है, fx ऑफ x, एंड y है आपका g ऑफ x। देन सबसे पहले आपको रेंज निकालना पड़ेगा। तो यू फर्स्ट हैव टू चेक कि y का सपोर्ट क्या है, y का रेंज क्या है। सो अगर रेंज काउंटेबल आया तो डिस्क्रीट हो जाएगा, अगर अनकाउंटेबल आया तो कॉन्टिन्यूअस होगा। सो फर्स्ट आपको चेक करना, देन y मे बी अ डिस्क्रीट और अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वहां डिस्क्रीट था तो जी लोगे तो डिस्क्रीट ही बनेगा, सो कॉन्टिन्यूअस को भी ब्रेक नहीं कर पाएगा कोई फंक्शन। तो ठीक है ना, x डिस्क्रीट था तो y डिस्क्रीट आएगा, अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो y डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है।
देन y may be discrete or a continuous random variable, है ना. So y discrete भी हो सकता है या continuous भी हो. y may be a discrete or a continuous random variable. तो पहले आप चेक कर लेंगे रेंज. डिस्क्रीट है तो वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे पहले कर रहे थे आप. मैं कह रहा था ना कि जैसे अगर अगर मान लो y डिस्क्रीट है, इफ y इज डिस्क्रीट देन आप ये निकालोगे कि y इज इक्वल टू y. जब इसको आप सॉल्व करोगे gx इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे चूंकि x तो कॉन्टिन्यूअस है तो gx बराबर y और g वन वन फंक्शन हो नहीं सकता क्योंकि वन वन फंक्शन डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट पे मैप करता है. यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्रीट बना दिया तो इसका मतलब ये मोर देन वन इमेज एक पे जा रहा है. सो इसका मतलब वन वन नहीं है ना, ऑन टू होगा. मतलब वन वन नहीं होगा, ऑन टू होना पता नहीं, वन वन नहीं होगा. तो यहाँ से क्या आएगा, इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो ये आएगा प्रोबेबिलिटी फिर से वही कि x बिलोंग्स टू कोई सेट आपको मिलेगा e, a लिख सकते हो. और क्या होगा आगे सॉरी. तो यहां से आप इंटीग्रेट करेंगे इसको. सो x का पीडीएफ आपको ऑलरेडी पता होगा, यू इंटीग्रेट ओवर e, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस x तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सो पीडीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ता है ओवर इंटरवल e, तो इससे आ जाएगा. दूसरा केस है कि अगर y कॉन्टिन्यूअस था, y डिस्क्रीट था, तो डिस्क्रीट था हम पीएमएफ निकाल रहे थे. अगर y कॉन्टिन्यूअस हुआ तो सो इफ y इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर y कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो मुझे y का पीडीएफ निकालना पड़ेगा. देन तो यहाँ पे फिर से कई सारे अप्रोच हैं. एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, दूसरा सीडीएफ अप्रोच है. मेनली दो ये अप्रोच हमारे पास है कि डायरेक्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करें. फॉर्मूला तब यूज कर पाएंगे आप जब मोनोटोनिक जी मोनोटोनिक फंक्शन होगा. तो जनरल अप्रोच बता देता हूँ. देन हमें पहले निकालना होगा सीडीएफ. तो अगर y कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है देन आप स्टार्ट करेंगे. हमने यहाँ क्या फाइंड किया, यहाँ पे पीएमएफ फाइंड किया ना, ये क्या था, सो हम लोग पीएमएफ निकाल रहे हैं. सो दिस वाज द पीएमएफ. सो अगर बात करूँ मैं, सो ये जो था हमारा सो हमने देन क्या, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन हमने यहाँ पीएमएफ ऑफ y निकाले है ना. सो पीएमएफ ऑफ y यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सो ये जो है y का पीएमएफ है, अब वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सो ये पीएमएफ आ गया आपका. अगर कॉन्टिन्यूअस है y, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर y कॉन्टिन्यूअस है तो y के पास पीडीएफ होगा. पीडीएफ डायरेक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, तो पहले आपको सीडीएफ निकालना पड़ेगा इसके लिए. देन पहले आपको CDF ऑफ y is, तो यू विल स्टार्ट विद द CDF ऑफ y. इसको बोलते हैं CDF अप्रोच, और ये जनरल अप्रोच है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस हैं. फॉर्मूला जो लिखाऊंगा आगे मैं, वो लिमिटेशन है कि वहाँ पे जी मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए तब जाके, नहीं तो सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ता है पार्ट्स में जिस पे मोनोटोनिक हो, तब जाके लगाना पड़ेगा. तो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y. y जो है आपका gx है लेस देन इक्वल टू y. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अब फिर से वही चीज है कि अभी gx लेस देन इक्वल टू y है. अब g के नेचर पे डिपेंड करेगा आगे क्या बनेगा, मोर देन होगा. अगर g इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हो जाएगा, अगर ये g मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बन जाएगा x लेस देन इक्वल टू g इनवर्स y. अगर g स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बन जाएगा x मोर देन इक्वल टू g इनवर्स y. अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है तो दो तीन पार्ट में ब्रेक होगा, है ना. यहाँ x बिलोंग्स टू e1 प्लस x बिलोंग्स टू e2, ऐसी सिचुएशन आएगी. तो ये सब डिपेंड करेगा g फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या कुछ नहीं है. तो उस केस में अगर इंक्रीजिंग होगा डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग होगा तो ऐसा आ जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो इस तरह कुछ पार्ट्स में ब्रेक होगा, e1 e2 e3 e4 हो सकता है ऐसे करके. जी जी इनवर्स फंक्शन है उसका. हाँ अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो वन वन ऑन टू भी होगा, वन वन तो होगा ही, ऑन टू भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमें रेंज दिया होता है, कुछ नहीं दिया होता है. अगर कहीं पे कोड में मेंशन नहीं है तो ऑन टू होगा ही, तो वन वन फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा.
कहने का यह मतलब ये, अगर अगर मोनोटोनिक फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो इन्वर्स यूज कर रहे हैं हम, यस। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्स में यूज कर पाएंगे, यहाँ डिपेंड करेगा। जैसे इन्वर्स इमेज एक वर्ड आता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ, ये तो मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ कि अप्रोच क्या है। अब इसके बाद सीडीएफ आ जाएगा, तो अगर आपने सीडीएफ निकाल लिए, तो मैं पीडीएफ कैसे निकालता हूँ? अगर मुझे रैंडम वेरिएबल का, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ अगर मुझे पता है, तो हम पीडीएफ कैसे निकालेंगे? कोई बताइए, हाउ टू फाइंड पीडीएफ फ्रॉम अ सीडीएफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे, कॉन्टिन्यूअस से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जो पीडीएफ आएगा, पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल y इज fy ऑफ y, जो कि सिंपली आपको डिफरेंशिएट कर लेना है, इस जो हमने अभी कैलकुलेट किया है इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर लेना, यहाँ से पीडीएफ आ जाएगा। तो ये अप्रोच है आपके पास, ठीक है, ये जनरल अप्रोच है। बाकी आगे मैं जो है ना, जो बोला कि इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा CDF ऑफ x। सो ये जो फर्दर अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं, तो ये आपका आ जाएगा CDF ऑफ x एट g इनवर्स y, ये हो जाएगा 1 माइनस CDF ऑफ x एट g इनवर्स y। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, जो मैं कह रहा था उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूं। देखो, तो अगर इसमें केसेस ये है, ठीक है, पहले फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, या एक क्वेश्चन कर लोगे तब करूँ? चलो क्वेश्चन, हाँ तो ओके, तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन कर लो, फिर तो ज़्यादा समझ आएगा ना। तो यहाँ देखो, तो मान लीजिए हमने क्या किया कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका ये पीडीएफ है, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 है, y बराबर ग्रेटेस्ट फंक्शन है। अब मुझे पता करना है, तो पहले तो आप ये डिसाइड करो y क्या होगा यहाँ पे। x तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है क्योंकि इसका सपोर्ट है ना, तो यहाँ से आपको देखना है कि y का सपोर्ट क्या होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द CDF ऑफ y, जैसे मैं इस तरह से पूछ, CDF निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा बट लिख सकते हैं, या व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, यहाँ से पूछेंगे, है ना। इसमें ऑप्शन बना सकता हूँ, देन ऑप्शन ये हो सकता है कि y कॉन्टिन्यूअस है, y डिस्क्रीट है, फिर PMF क्या होगा, PDF क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से इजीली कि x पॉजिटिव है ना, x इज इक्वल टू 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एग्जैक्टली पॉइंट पे मास 0 होता है। तो यहाँ मैं इक्वल लगाऊं या इक्वल ना लगाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बताइए y का सपोर्ट क्या होगा, x 0 से इन्फिनिटी है, सो y का सपोर्ट क्या आ जाएगा? ये चलता रहेगा। तो यहाँ से मुझे चूंकि y डिस्क्रीट आ गया था, डिस्क्रीट से डायरेक्टली हम PMF निकाल पाएंगे, है ना। सो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट PMF, सो यहाँ से डायरेक्टली PMF आ जाएगा। सो सिंपली आप स्टार्ट करेंगे y इज इक्वल टू स्मॉल y, मान लो ये कैपिटल Y है, स्मॉल y, सो y रखेंगे आप ग्रेटेस्ट एयर फंक्शन ऑफ x, दिस इज स्मॉल y। सो यहाँ से अब आपको इसको ओपन करना है, तो बताइए इसको ओपन करेंगे क्या आएगा। सो जैसे y जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, y इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। नहीं नहीं, x खोलना पड़ेगा, तो y फिक्स नंबर है, ठीक है ना। तो y पे इक्वलिटी लगेगी, y प्लस 1 पे ये लगेगा ना, हाँ ठीक है। सो ये आपका आ गया, सही है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला 1 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है, तो 1 इंक्लूड
जाएगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जो x है दैट इज बिटवीन y एंड y+1। इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ से जो मैं निकाल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, एंड क्या है ये प्रोबेबिलिटी, तो सिंपली आप पीडीएफ लिख लीजिए e⁻⁻x dx और y से y+1 सीधा से इंटीग्रेट कर लिया। x तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो y, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा e⁻−y माइनस e⁻y+1। जब आप कॉमन लेंगे e⁻−y तो 1 माइनस e⁻−1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने पीएमएफ निकाल लिया, तो हमारे पास जो पीएमएफ आया एक्चुअली है ना। तो ऑलरेडी ये गेट में क्वेश्चन आ चुका है, जैम में भी आ चुका है, नेट में भी आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछता है सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y जो आया एक्चुअली ये इस टाइप का है। सो दिस इज 1 माइनस e⁻−1 इंटू e⁻−1 y की वैल्यू होगी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक्चुअली q की पावर y है और यहाँ ये आपका p है, ठीक है ना। सो p इंटू क्यू की पावर y ऐसा समझ सकते हैं एक्चुअली। तो ये जो मैट्रिक एक्चुअली है सो y बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो p एक्चुअली ये है हमारे पास और q ये है। सो ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल फॉलो करता है। तो यहाँ से इनडायरेक्टली मैंने ये बताने की कोशिश की है कि x अगर एक्सपोनेंशियल, ये भी एक थ्योरम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो ये सब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिजल्ट है, तो आपको याद है तो एग्जाम में डायरेक्टली टिक कर पाओगे, नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा एग्जाम के दौरान, अगर याद नहीं है तो ये भी खुद एक थ्योरम है एक्चुअली कि x अगर एक्सपोनेंशियल 1 है देन जो y है, अगर y ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, एंड कर दो, एंड सो एंड अगर ये है देन जो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ज्योमेट्रिक p, और p की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस e⁻−1, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक थ्योरम है जिसका मैंने प्रूफ लिखा है, और ये क्वेश्चंस भी आ जाए, क्वेश्चन भी आता है। तो ये सब बाद में जो लोग अगर नहीं पता होगा, नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा ज्योमेट्रिक क्या होता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो ठीक है जी, देख लो। सो p इंटू क्यू की पावर y, तो ये x का प्रूफ था। तो ये x तो कॉन्टिन्यूअस था लेकिन y डिस्क्रीट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस पे आएंगे, इससे पहले चलो अभी इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन तो है ना, कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट बनाया। अब कॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो y कोई कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने कहा कि आप CDF निकालोगे, अगर y कॉन्टिन्यूअस है CDF निकालोगे। आगे फर्दर है ना इस तरह से प्रोसेस होगा। सो मैं इसको थोड़ा सा केसेस में ब्रेक करता हूँ। मान लो ऐसा है यहाँ पे, क्या लिखूं, तो मैं आगे लिख देता हूँ। देखो तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि थ्योरम है, मान लो ऐसे ऐसे कि काम करो, क्वेश्चन करो पहले फिर इसको करते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट PDF ऑफ x बी, ना पहले तो क्वेश्चन कर लो, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, फिर हम थ्योरम लिखेंगे। तो फिर थ्योरम का प्रूफ भी समझ आएगा तुम्हें क्या है। लेट PDF ऑफ x बी तो दो पार्ट है ना। तो मान लो ऐसा है कि y है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, एंड z है मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो आपसे पूछा जा रहा है
तो बताइए इसमें पहले तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा डिस्क्रीट होगा? एक्स एक्स कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा और y डिस्क्रीट होगा। जी, तो अब इसमें क्या करना होगा मुझे? मुझे फाइंड करना होगा y का पीएमएफ और z का पीडीएफ। सो देन बताइए क्या होगा? पीएमएफ ऑफ y बताइए क्या होगा, और पीडीएफ ऑफ z बताइए क्या होगा, क्योंकि y कॉन्टिन्यू डिस्क्रीट है, z कॉन्टिन्यूअस है। So homework is 1 by 100 if y equals to 0 1 per 100. कौन सा? फिर y का या किसका? तो पीएमएफ सेम हो जाएगा लेकिन ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ओके, और उसका अगर रेंज होगा y 0 1 to 100. तो सपोर्ट क्या, y का पहले सपोर्ट क्या है? y का नंबर 0 1 quarter 100. सोच के बताओ, सोच के। सपोर्ट कहाँ तक हुआ, फिर से सोच के बताओ। 99 तक होगा. हम्म, तो और जेड का क्या आएगा? तो अगर अब देखो सिंपल है ना, y ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, x की वैल्यू 0 से 100 तक है, तो जब 0 से 1 में x होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 से 2 में होगी तो 1 हो जाएगी, और जब 99 से 100 होगी तो 99 हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपका 99 हो जाएगी। तो इसमें सिंपली अब ईच पॉइंट पे मास निकाल लो, अब किसी भी एक पॉइंट पे मास निकाल लो। जैसे y बराबर 0 पे निकालोगे, सो y बराबर 0 का मतलब है x बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 0 से 1 में इंटीग्रेट करोगे तो ये 1/100 ही आ जाएगी, और 0 अदरवाइज। PDF of z होगा 1 if 0 z 100 1 होगा sorry 0 0 greater than z less than 1. लेस देन, बाकी लोग चेक कीजिए, तो ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सब जैम गेट नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपको समझा रहा हूँ। बाकी लोग देख लो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सोचिए। जी समझ आया, प्रूव करूं? देखो मैं प्रूव कर देता हूँ। तो वैसे ये भी आसान क्वेश्चन है, तो इसका ये आंसर सही है, ठीक है ना, आंसर इसका करेक्ट है। तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो पहला डिस्क्रीट वाला तो इजी है, देखो कर देता हूँ फिर भी दोनों पार्ट में। तो यहाँ से पहले मैं डिस्क्रीट वाला पार्ट कर देता हूँ। तो इसमें सिंपल क्या है कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे हमने कहा कि हमारे x का सपोर्ट है 0 to 100, तो y चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सो अभी आपने बताया 0 1 2 3 अप टू 99, ठीक है ना, 99 तक है। यहाँ से क्या होगा, तो हम किसी एक पॉइंट पे पीएमएफ निकाल लेते हैं, मान लो y इज इक्वल टू वाई पे। सो y इज इक्वल टू, जैसे पिछले क्वेश्चन किया वैसे ही हो जाएगा इसका। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था ना हमने ये वाला, लास्ट जैसे किया सेम तरीके से प्रूफ हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू y से y प्लस वन। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे y से y प्लस वन में, एंड देन 1/100 dx। सो ये y प्लस वन माइनस वाई, तो ये 1/100 ही आ गया। सो मतलब किसी भी पॉइंट पे मैं पीएमएफ निकालूंगा इसका, तो आंसर 1/100 ही आएगी, क्योंकि y से फ्री आ गया। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया कि पीएमएफ ऑफ y जो है, सो पूरा नहीं लिखा हमने। सो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y इज दिस, और ये है पीडीएफ ऑफ y एट y इज दिस, ठीक है। सो नाउ क्या निकाला, y इज इक्वल टू वाई 1/100 है। तो यहाँ से हमने ये निकाला कि वो 100 है, चाहे y कोई भी वैल्यू ले ले। अब दूसरा केस है ये वाला, z वाला प्रूफ करना है ना। तो z वाले थोड़ा नया है आपके लिए, क्योंकि z अभी हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ x कॉन्टिन्यूअस है और z भी कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चला z कॉन्टिन्यूअस? तो आपके x की जो वैल्यूज है वो 0 से 100 में है, ठीक है। और जो z मैंने ले रखा है एक्चुअली, जो z है एक्चुअली वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x है, ठीक है ना। तो जो भी नंबर लेंगे, इंटीजर लेंगे तो हमेशा जीरो आ जाएगी। अगर आप कोई इंटीजर x की वैल्यू चूज करो इस बीच में, तो ये जीरो आंसर देगा। नॉन इंटीजर है तो उसका जो इंटीजर पार्ट है माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा z की वैल्यू जो आनी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच आनी है। ऐसे भी जिन लोगों को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज क्या होता है ना, क्योंकि ये तो इंटीजर है। तो यहाँ मान लो आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, 2.5 है, 2.5 माइनस 2.5। तो फ्रैक्शनल पार्ट है कि 0 से 1 के बीच रहता है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1 यही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब
आपको मेनली क्या है, इससे ये पता चल गया कि z का रेंज कॉन्टिन्यूअस है, तो इससे यहाँ पता चला कि z इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ से ये पता चला कि z जो है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ से पता चला था y डिस्क्रीट है, जब आपने ये देखा तो यहाँ से पता चला कि y तो डिस्क्रीट है ना। सो y जो है वो डिस्क्रीट है। सो y डिस्क्रीट, रेंज काउंटेबल है तो डिस्क्रीट है, रेंज अनकाउंटेबल है तो कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे तो रेंज इसका अनकाउंटेबल आ गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अब z आपका एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सो z इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। फिर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमें पीडीएफ निकालना पड़ेगा। पीडीएफ डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पीडीएफ के लिए पहले सीडीएफ निकालना पड़ेगा। तो सीडीएफ निकालते हैं ना, तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन में है तो आपको सीडीएफ निकालना पड़ेगा। पीडीएफ डायरेक्ट आएगा, उसके लिए फॉर्मूला जो मैंने लिखाया नहीं अभी, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो वही मोनोटोनिक के लिए है, तो हमें इसका सीडीएफ निकालना, तो मैं सीधा सीडीएफ से स्टार्ट करता हूँ। सो हम स्टार्ट, हाँ सही बात। यहाँ पे जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि वो मतलब उसका रेंज है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं बोल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा हम क्या बोल रहे हैं। हमने यहाँ कहा है कि z इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हम ये थोड़ी बोल रहे z इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अलग चीज है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अलग चीज है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोल रहा हूँ, z एक रैंडम वेरिएबल है जो कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। नहीं कह रहे z एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अलग मीनिंग, वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो सब निकालना, यहाँ वो तो नहीं बोल रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब जिसका सपोर्ट है ना, मतलब डेफिनेशन था कि इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जैसे सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा एंड प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू z लिखेंगे तो जीरो आएगी फॉर ऑल। या जिसका CDF एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो हम लोग z का CDF निकाल लेते हैं। तो z का जब आप CDF निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए। तो z एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो CDF ऑफ z, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी, कैपिटल Z है क्या आपका x माइनस दिस लेस देन इक्वल टू z। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, बताओ भाई, हाउ विल यू प्रूव। तो इसका अब क्या करना पड़ेगा, बोलो उसका कैसे करोगे, इसको आइडिया है हाउ टू सॉल्व दिस। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, कीजिए बताइए क्या होगा। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अगले पेज पे, ठीक है ना। तो ये हम टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। अब आप लोग जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हटाने के लिए बॉक्स एक्स, तभी कहीं भी मॉड्यूलस है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो पहले हमें इसको हटाना पड़ता है, मॉड को या बॉक्स को। तो कैसे हटाएंगे, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू मतलब ये हटेगी कब, जब आप 0 से 1 के बीच ले लो या 1 से 2 के बीच x ले लो या 2 से 3 के बीच में। तो मैं ऐसा ब्रेक कर देता हूँ, देखो तो क्या करता हूँ मैं, अगले पेज पे करता हूँ। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग CDF z का निकाल रहे हैं, मान लो t पॉइंट पे निकाल देता हूँ, या z पे निकालना, z पे निकालता हूँ, कोई दिक्कत, स्मॉल z पे निकाल देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, तो ये था x माइनस बॉक्स x लेस देन इक्वल टू z। अब क्वेश्चन है हाउ टू प्रोसीड फर्दर, मुझे x का PDF पता है, सो हाउ टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे होगा क्या, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब देखो तुम लोग को याद दिलाता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी याद करो। तो ये होता है समेशन प्रोबेबिलिटी ei इंटरसेक्शन a i फ्रॉम 1 to n। याद है किसी को, यही था ना टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अगर याद हो तो आप लोग। सो इसी को हम फर्दर लिखते हैं
ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई फ्रॉम 1 to n, यही है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई फ्रॉम 1 to n हो गया. सो तो इसको अब लगाइए. तो यहाँ पे ई आई मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखो. मैं E1 लूंगा तो यहाँ पे अगर आपके पास पार्टीशन इन्फिनाइट है तो आप इन्फिनाइट तक भी जा सकते हैं. सो मैं इनडायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको बस समझना है कैसे. सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज लिखी हुई है इसको लिख रहा हूँ x माइनस बॉक्स x लेस. एक्चुअली मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, वो थ्योरम है, फिर से वो दोनों थ्योरम है एक्चुअली, बट यहाँ पे मैं एज अ प्रूफ लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि आया कैसे. या अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे एग्जाम में अगर करनी पड़ी तो. सो उसके लिए x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिस इन, और मैं ले लूंगा x बिटवीन k टू k प्लस 1. अब ये k की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे हमारा सपोर्ट x का क्या था, x क्या था 0 से इन्फिनिटी ना. तो मुझे इंटीजर में ब्रेक करना है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, सो दैट बॉक्स हट सके. सो मैंने क्या किया यहाँ पे, k की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 से इन्फिनिटी. सो मैंने यही फॉर्मूला यूज किया, आप ध्यान से देखो तो. सो a गिवन ई आई है ना, सो बेटर ई आई की जगह आप ऐसा समझो, यहाँ मैंने लिखा है a गिवन ई आई. तो i कितना भी डिपेंड करता है काउंटेबल या अनकाउंटेबल है. सो ये सेम चीज है ना, बोथ ये सेम चीज है. सो कहने का मेरा मतलब ये, इसको मैं ऊपर बुला लेता हूँ. सो मैंने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया यहाँ पे, ठीक है. सो ये यूज किया हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया. अब आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सो जब x की वैल्यू k और k प्लस 1 के बीच है तो इसको, इधर नंबर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक नंबर है, फिक्स नंबर है, तो इसको आप इधर बुला लो. तो यहाँ से आ जाएगा दिस k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. जिन्हें प्रूफ ही लिखने लगा मैं यहाँ पे. सो अब सोचो, बताओ मुझे आप लोग, अगर x k और k प्लस 1 के बीच है तो बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी. हाँ k होगा. सो रिप्लेस करते हैं k. तो उसको आप k रिप्लेस, हाँ ये आपको समझ आता है, ये क्या आपको ये आइडिया है इस चीज का. ये तो किया मैंने, ये a है मेरा, दिस इज a एंड दिस इज इवेंट ई आई, और ई आई है तो ई के लिख लो. अगर ई आई में प्रॉब्लम है तो आप ई के लिख लो, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. यू राइट, ये तो इंडेक्स है ना, आई तो जस्ट इंडेक्स है. सो ई के कैन बी एनीथिंग. तो क्या होता है, पार्टीशन करते हैं ना. यहाँ मैंने क्या किया एक्चुअली, 0 से इन्फिनिटी जो था ना उसको पार्टीशन किया. सो दिस इज E1, दिस इज E2. So I did partition of that 0 to infinity interval का, and that is this one actually. So उस तरह से कुछ समझ लो. तो ये पार्टीशन किया हमने यहाँ पे, जो ये 0 से इन्फिनिटी था हमारा उसका हमने पार्टीशन किया. So then I generated EIs. So now, so ये इसमें है तो बॉक्स x आपका k आ जाएगा, इसको इधर भेज दो. तो दिस माइनस, एक मिनट, x माइनस के लेस देन इक्वल टू z हो जाएगी. तो बेटर इसको इधर बुला लेते हैं. सो ये लेस देन इक्वल टू k प्लस z हो गया. इंटरसेक्शन x बिटवीन k एंड k प्लस 1. ओके, नाउ z तो 0 से 1 के बीच हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि दैट स्मॉल z इज बिटवीन 0 एंड 1. नाउ यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ बोथ. ये कह रहा है x की वैल्यू k प्लस 1 से कम है और ये कह रहा है k प्लस z से कम है, एंड z इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1. अभी के लिए अज्यूम कर लो z इज हाफ. सो x इज लेस देन k प्लस हाफ, इंटरसेक्शन x इज लेस देन k प्लस 1. तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा, है ना. तो x की वैल्यू बोल रहा है k से k प्लस 1 के बीच है, और दूसरा कह रहा है इससे कम है, k प्लस z से कम है. एक कह रहा है कि x की वैल्यू k प्लस z से कम है. तो चलिए डायरेक्टली मैं थ्योरम का प्रूफ लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है, टाइम लग रहा है. सो ये हो गया k2 k प्लस z. तो इंटरसेक्शन पार्ट ये आ जाएगा. सो
फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखूंगा मैं, तो ये आ गया आपके पास समेशन। अदरवाइज ये थ्योरम डायरेक्ट है, तो मुझे थ्योरम का प्रूफ याद, स्टेटमेंट याद है, तो मैंने अभी प्रूफ लिखने का कोशिश किया यहाँ पे। मोर देन इक्वल टू के लेस देन के प्लस जेड। सो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है, दिस इज द वन इवेंट, दिस इज द अदर इवेंट। सो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ गया। सो नाउ x was, सो समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, x तो हमारा था 1/100 dx, और यहाँ है k to k plus 1. This is the way we find probability. So how to find this probability? हाँ yes, k plus z, correct. So ये आ जाएगा and k to k plus z. अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये क्या बच जाएगा, z अपॉन 100 बच जाएगा, हाँ या ना। सो ये हो गया z अपॉन 100, k गायब हो गया ना। ओके अब ये इसका क्या करना है, हमने क्या किया है, हमारा था k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी में, अच्छा सॉरी 0 टू इंफिनिटी में था ना, यहाँ पे तो बाउंडेड था ये, कहाँ तक था हमारा k, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, ओके ओके, इट वाज नॉट 0 टू इंफिनिटी, कहाँ तक था ये, 100 तक ही था ना। सो वी हैव टू गो टिल 100 नॉट, है ना, जब x मोर देन 0 लेस देन इंफिनिटी होता तब वो करता मैं, तो k मुझे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यहाँ 100 तक ही जाना है ना मुझे। सो ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ जो मैंने लिखे है ना, जैसे मैंने k प्लस 1 तक गया हूँ, और यहाँ मुझे तो इंफिनिटी तक नहीं जाना ना k को, वरना k की वैल्यू तो इंफिनिटी तक चली गई, हमें तो चाहिए 100 तक ही, लेस देन 100। सो लेस देन 100 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 99, तो k 0 से 99, इंस्टेड ऑफ इनफिनाइट वी हैव टू टेक 99, क्योंकि वो बाउंडेड सपोर्ट है x का, सो 99 तक ही जाएगा। हाँ सो ये हो गया, यहाँ से करो सिंप्लीफाई, कितना आ जाएगा ये, कोई बताओ इसको सिंप्लीफाई करे कितना आएगा, 0 से 99 है ये, ऐड करना आता आप लोगों को, ये समेशन k पे है और ये बाहर भी कर सकते हैं। सो z अपॉन 100 कैन बी टेकन आउट, नाउ इट इज 1 एंड k फ्रॉम 0 टू 99। कोई इस सीरीज का सम बताओ, 9, सोच के बताओ देख के, नहीं नहीं, हाँ आपको है ना, 1 को आप कितनी, 1 को आप कितनी बार ऐड कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग 1, 100 टाइम्स ना, 0 से स्टार्ट किया एक्चुअली हमने। सो 1 आएगा 0, क्योंकि यहाँ k तो है ना कि पुट करोगे तुम, तो एक बार 0 जब है k तब ऐड होगा, प्लस 1 2 3 99 तक, ये 1 को एक्चुअली मैं 100 टाइम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये आपका फाइनली z आ गया। तो मैंने आपको क्या प्रूफ करके दिखाया, हमने CDF ऑफ z निकालना स्टार्ट किया था, और CDF ऑफ z हमारा z के इक्वल आ गया। सो ये प्रूफ था एक्चुअली, ये थ्योरम है, तो जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हेल्पफुल है। सो अभी मैं थ्योरम्स भी लिखूंगा, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये जो भी आगे मैं थ्योरम्स स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में लिखूंगा उसका प्रूफ इधर से ही आएगा। तो ये एक डेमो था प्रूफ का, तो नहीं नहीं उसके लिए मोनोटोनिक फंक्शन होने चाहिए, ग्रेटेस्ट इरर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन, जो मोनोटोनिक फंक्शन होगा उसी में हम इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हर इंटरवल में मोनोटोनिक है तो किया जा सकता है, लेकिन उसको पार्ट में ब्रेक करके तो भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो दो मेथड है, हर क्वेश्चन के दो मेथड है, एक तो ये CDF अप्रोच है, एक इनवर्स वाला है, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें मोनोटोनिक बना के फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो पहले एक तरीका ये है। सो यहाँ से मैंने क्या प्रूफ किया कि CDF ऑफ z इज इक्वल टू z, तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से z की वैल्यू थी आपकी 0 to 1, है ना। अब आप लिखना चाहो तो PDF क्या आ जाएगी, अगर डिफरेंशिएट कर लोगे तो PDF क्या आ गई 1, जब z की वैल्यू 0 से 1 में, ठीक है। तो ये प्रूफ था प्रॉपर, ठीक है भाई, किसी को डाउट है बताओ। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, थ्योरम था एक्चुअली, जो ये क्वेश्चन मैंने लिखे थे, यहाँ क्या लिखे थे मैंने, अब ध्यान से देखिए, तो ये जो मैंने लिखा है, दिस इज द PDF ऑफ, so this is the PDF of actually uniform 0 100, continuous uniform 0 100,
तो ये थ्योरम होता है कि ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो जाता है जो सपोर्ट आएगा उस पर, और ये एक्चुअली यूनिफॉर्म ही रहेगा जो सपोर्ट आएगा उस पर। एक थ्योरम है ये। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी सयानी, तुमने अप्रूव किए थे या ऐसे याद था तुम्हें? नहीं सर, इसको मैंने ऐसे नहीं प्रूव किया, मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन ले ली थी। कौन सा? तो एक बाई 100 ले लिया, फिर y इक्वल टू x बाई 100 ले ली, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन जैकोबियन कर लिया, तो उससे सर वो आ गया आपका 100 आ गया था। तो वो 100 into 1 by 100 वो 1 हो गया, और 0 y less than 1 ऐसे आ गया। ऐसे कैसे आ गया? y x by 100 क्यों ले लिया तूने? y तुम्हारा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। कौन सा ट्रांसफॉर्मर? टू वेरिएबल वाला? नहीं, हाँ वो y इक्वल टू x बाई 100 ले ली, क्योंकि सर दैट का रेंज तो सर आपका 0 से 1 के बीच होगा, इसीलिए। कोई नहीं, मतलब लगा तुक्का काम कर गया तुम्हारा, ठीक है। तो वो टेक्निक क्या देखा है? पता नहीं, ठीक है ना, तो वो तो मुझे पता नहीं क्या है। सो एनीवे देखो, तो यहाँ से क्या है, ठीक है, मतलब आंसर आया तो मे बी कुछ तो सच्चाई हो सकती है, तो ठीक है। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, मैं लिखा देता हूँ थ्योरम क्या है। तो अगर आप देखना चाहो तो, जिसको हमने प्रूव किया था, मैंने दोनों पार्ट आपके लिए प्रूव किया है, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर आपको थ्योरम याद नहीं है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे सब गेट नेट या जैम में आए हुए हैं ऑलरेडी, जो भी क्वेश्चंस अभी आज मैंने लिखे हैं ऑलमोस्ट। तो बस आपको या तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है। तो थ्योरम ये था यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं कि जो मैंने क्वेश्चंस लिखे थे वो थ्योरम ये कि x अगर यूनिफॉर्म 0,n है, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर है, चलो ऐसे बता देता हूँ। तो मैंने n को 100 चूज किया था, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उस केस में जो y अगर है, तो ये जो होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका ओवर सपोर्ट 0 1 2 अप टू n-1। एंड जो z मैंने लिखा था x माइनस ये जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये भी यूनिफॉर्म होगा ओवर 0 1, द कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म 0 1, और ये है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 0 टू n-1। ये थ्योरम है जिसका मैंने प्रॉपर आपको दोनों का प्रूफ लिख के दिखाया है। अब एग्जाम में चूंकि हम प्रूफ नहीं करते हैं, कोई भी एग्जाम में गेट का तो प्रूफ करना रिकमेंडेड नहीं होता, तो टाइम बहुत खाएगा प्रूफ आपका। सो अगर स्टेटमेंट डायरेक्टली याद है तो ये सब आगे मैं लिखाऊंगा, ये सारे थ्योरम्स हम आगे लिखेंगे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज है, सो उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। सो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा एट द एंड, सो दैट एग्जाम में डायरेक्टली आप ऑप्शन टिक कर पाओ। ये इस पे क्वेश्चन भी आए एग्जाम में ना, मैं एग्जाम का ही क्वेश्चन देख के लिखा हूँ, तो ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आया है, नेट में भी, गेट में भी, जैम में भी, ठीक है। आइए थोड़े से दूसरा अप्रोच देख लेते हैं, टाइम बचा है कि नहीं। तो उसमें था कि खत्म ही हो गया, देख लेते हैं प्रूफ फिर भी। सो थ्योरम जो मैं लिखना चाह रहा था, लेट x बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y इज इक्वल टू gx है, वेयर g इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है ना, या g इज अ मोनोटोन फंक्शन लिख लो, चलो। तो g जो है क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है ना, g इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई एक ही होगा, दोनों नहीं। देन pdf ऑफ y b, ठीक है ना। सो pdf ऑफ y जो होगा, ये होगा fx ऑफ x into dx अपॉन dy का मॉड, जिसको आप ठीक से लिखना चाहो। सो fx ऑफ g इनवर्स y into d अपॉन dy g इनवर्स y, इसका मॉड्यूलस। तो ये थ्योरम है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत सारा। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, जैसे मैं अभी कर रहा था वैसे ही आ जाएगा बहुत आसानी से, देखो। सो इसका प्रूफ आसान सा, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो हम सीधा y के CDF से स्टार्ट करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, सो प्रोबेबिलिटी gx। तो मुझे लग रहा है कल की क्लास में भी यही डिस्कस करना पड़ेगा, अभी इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। तो आज तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, अभी इसको यूज करने के लिए कल की क्लास में भी यही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो gx लेस देन इक्वल टू y। सो अब देखो मैं जैसे कह रहा था कि ये मोनोटोन फंक्शन होगा, मोनोटोन की दो कैटेगरी है। सो मोनोटोन में ये है कि या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या तो इंक्रीजिंग,
जी जी आप बना सकते हैं, अभी आपको क्वेश्चन देंगे, आप बना पाएंगे तो है ना। एक तो होता है कि मतलब ऐसे बोलना आसान है, अब करके देखना, अगर हो जाए तो अच्छा है। तो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आप सॉल्व करना अपने तरीके से। सो अभी इसको समझते हैं हम, ठीक है ना। सो हमारा जी मोनोटोनिक फंक्शन है, एंड तो अगर g इंक्रीजिंग है, फॉर एग्जांपल सपोज g इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो अगर इंक्रीजिंग मान लेता हूं मैं, तो x लेस देन इक्वल टू g इनवर्स y हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगी, इवन बाइजेक्टिव होगी, इन दैट केस इन्वर्टिबल होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x बराबर g इनवर्स y आ गया, और g इनवर्स y आ गया, तो यहाँ से आपने ये देखा कि CDF ऑफ y इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CDF ऑफ x एट g इनवर्स y। अब ये एक्चुअली x भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, y भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो ये CDF के बीच रिलेशन है, CDF ऑफ x यहाँ CDF ऑफ y। अगर आपको PDF चाहिए, सो वी नो दैट कॉन्टिन्यूअस में CDF का डेरिवेटिव PDF होता है, ठीक। सो CDF का डेरिवेटिव PDF है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो देखिए आंसर यही आ जाएगा। सो इफ यू डिफरेंशिएट इट, सो fy ऑफ y इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो, CDF का डेरिवेटिव PDF, चेन रूल लगाना पड़ेगा बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएटिंग, तो ये fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सो d अपॉन dy ऑफ g इनवर्स y। चूंकि g इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, तो g इंक्रीजिंग फंक्शन है तो g इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। सो इसीलिए ये पार्ट यहाँ पॉजिटिव आएगी। अगर मैं दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करता, डिक्रीजिंग वाला पार्ट, तो ये मैंने इंक्रीजिंग मान लिया, यहाँ मैंने अज्यूम किया है, सो यहाँ मैंने लेट किया है कि g इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इंक्रीजिंग फंक्शन अज्यूम करके मैंने सॉल्व किया है। अगर आप डिक्रीजिंग लेते तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। सो जब आप डिक्रीजिंग लेंगे, मान लो ऐसा हो जाए कि लेट g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो अगर डिक्रीजिंग होता तो ये वाला पार्ट आता fy ऑफ y, यहाँ आ जाता x मोर देन इक्वल टू, सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू g इनवर्स y, ये आता है यहाँ से। डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सो लेस देन है मोर देन हो जाएगी। सो इसको आप ऐसा लिख पाएंगे 1 माइनस CDF ऑफ x एट g इनवर्स y। सो ये रिलेशन आ गया CDF ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू CDF ऑफ x। नाउ अगेन यू डिफरेंशिएट, सो अगर आप अब डिफरेंशिएट करोगे, सो इसका डेरिवेटिव करोगे, सो fy ऑफ y, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल f g इनवर्स y, एंड इसका डेरिवेटिव कर लो, सो d अपॉन dy ऑफ g इनवर्स y। और आपको समझना पड़ेगा, मैंने कहा g डिक्रीजिंग है तो g इनवर्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना, f डिक्रीजिंग है तो f x नेगेटिव होगा। सो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो आपको ये पता है कि mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है और इसके साथ में ये नेगेटिव नंबर, तो ये माइनस एक्स है, ये खुद नेगेटिव नंबर है, और यहाँ भी माइनस, ओवरऑल ये पॉजिटिव है एक्चुअली, बट इसको मैं, अब मुझे क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है इसको। सो ये तो खुद पॉजिटिव है, तो अगर मैं मॉड लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पॉजिटिव नंबर है, मॉड लगा दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है ये, क्योंकि यहाँ जी इंक्रीजिंग था, यहाँ पे जी तो डिक्रीजिंग है, तो ये डेरिवेटिव नेगेटिव है, और ये माइनस बाहर है तो पॉजिटिव है, तो इस माइनस को इसके साथ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये एक्स है, मान लो एक्स नेगेटिव है और माइनस यहाँ है, तो माइनस एक्स को मैं मॉड एक्स लिख सकता हूँ अगर एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। सो कहने का मतलब ये है मेरा कि इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सो एफ एक्स ऑफ पीडीएफ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डेफिनेशन आप जानते हैं, नॉन नेगेटिव होता है एटलीस्ट, कि पीडीएफ नॉन नेगेटिव है, इंटीग्रेशन 1 आता है ओवर आर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ एक्स जी इनवर्स वाई, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी अपॉन डी वाई ऑफ जी इनवर्स वाई, तो ये माइनस और ये मिलके मॉड बना लिया। सो चूंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड खोलूंगा, सो क्या होगा, ठीक है ना, समझ पा रहे ना आप लोग, मॉड खोलेंगे तो माइनस यही है, तो इसीलिए फॉर्मूला में एक कॉमन लिखा गया है, तो आप देखेंगे दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि जब पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला कॉमन है, ठीक है, देख लीजिए। तो इसको मैं आगे अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी ट्रांसफॉर्मेशन के,
और देन होगा टाइम बचेगा तो फिर वो इनइक्वालिटीज देख लेंगे। तो कल जो क्लास होगी उसमें, है ना, अभी हमने ये जस्ट आपको थ्योरी डिस्कस किया आज, तो थ्योरी हो गई है। मेनली जो फॉर्मूला लास्ट में लिखा उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करेंगे, उस फॉर्मूले का एक्सटेंशन भी है कि अगर मोनोटोनिक नहीं है तो पार्ट्स में ब्रेक करके देन हम लोग समेशन करके बना सकते हैं, तो एक्सटेंशन है वो देख लेंगे। और फिर उसके बाद कल टाइम बचेगा, चेबीशेव, मार्कोव एंड जेनसन इनइक्वालिटी लिख के 2 क्वेश्चंस कर लो तो हो जाएगा। कल नहीं तो परसों कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, ठीक है। तो अभी जल्दी नहीं, इसलिए कोई फास्ट नहीं हो, आराम आराम से करते हुए टाइम बहुत है। सो ठीक है ना, तो कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर टाइम बचा तो ये होगा। चलिए तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, डाउट क्लास अभी होगी।